हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में, एकदम जमा हुआ। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका एक तरफा टॉपिक कूलम्स लॉ। भाई क्लासेस में कूलम्स लॉ का बोलबाला चलता है, खासकर जब नई नई क्लास स्टार्ट होती है ना। ठीक है, जैसे बच्चा क्लास 12 में घुसा ही है, ठीक है, और उसने अब पूरा पढ़ने का मूड बना लिया कि भैया जो गलतियां क्लास 11th में हुई थी वैसी गलतियां क्लास 12th में बिल्कुल नहीं करेंगे, हर चीज को बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉ बच्चा पढ़ता है वो कूलम्स लॉ ही होता है। ठीक है, तो यहां तक तुम्हारा फ्लो बेहतरीन रहता है। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितना प्यारा फ्लो यहां तक मेंटेन करा है उतना ही प्यारा फ्लो आगे भी मेंटेन करना, बिकॉज जो भी तुमने अब तक ज्ञान अर्जित करा है ना बेटा, वही तुमको आगे भी काम आने वाला है। तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो टफ नहीं होने वाला है, इजी रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ को। बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी आपको लेकर के आते हैं इसके पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, और इंट्रोडक्टरी स्लाइड पे ही लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट। ठीक है, कुछ चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सी मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ होता ना कि यार एकदम मतलब किसी भी रेसिपी का एक की इंग्रेडिएंट होता है कि यार ये चीज अगर डल गई ना खाने में तो उसका स्वाद अलग आता है। तो वैसे ही क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यार कभी अगर मिस हो गया ना तो आप इस पॉइंट को ना हल्का सा वीकेंड पे आप ले जाओगे। ठीक है, इसलिए खास ध्यान रखिएगा कि जब कूलम्स लॉ की बात की जाएगी ना तो इसका सबसे प्यारा पॉइंट कौन सा है जो कि कई लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि कूलम्स लॉ जो है ना वो बेसिकली एप्लीकेबल होता है फॉर पार्टिकल्स। ठीक है, किसके लिए होता है? फॉर पार्टिकल्स होता है। तो अब जरा यहां पे गौर करें, बड़ी बड़ी बॉडीज पे ना एग्जैक्टली काम नहीं करता कूलम्स लॉ। पार्टिकल बॉडीज, पार्टिकल अगर है तो वहां पे काम करेगा बहुत ही बेहतरीन तरह से। तो क्या लिखा हुआ है? नाउ वी कम टू द इक्वेशन फॉर कूलम्स लॉ आ चुके हैं, बट फर्स्ट अ कॉशन। ठीक है, पहले एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, कॉशनरी पॉइंट है। दिस इक्वेशन वर्क्स ओनली फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये जो इक्वेशन है ये काम करेगा ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स एंड अ फ्यू अदर थिंग्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी मोटा मोटी तौर पर दिमाग में अपने ये बात जानी चाहिए कि कूलम्स लॉ जो है वो पार्टिकल्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? कूलम्स लॉ पार्टिकल्स पे काम करता है। पता है कि चार्जेस पे काम करता है, लेकिन बेसिकली ऐसे पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उनके पास जो चार्ज होगा उनके बीच में काम करने वाला है कूलम्स लॉ। ठीक है, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स विद चार्ज लोकेटेड इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस वी नीड मोर पावरफुल टेक्निक्स। ठीक है, अगर बहुत एक्सटेंडेड बॉडीज हैं जिसमें चार्जेस कुछ हिस्सा यहां पड़ा हुआ है, कुछ हिस्सा यहां पड़ा हुआ है, एक्सटेंडेड बॉडी पे ही कुछ हिस्सा यहां है, कुछ हिस्सा यहां पे है चार्जेस का, तो ऐसे वाले केसेस में अगर आपको फोर्सेस निकालने हैं then you need to use some more powerful techniques। ठीक है, लेकिन कूलम्स लॉ से फिर वहां पे काम नहीं बन पाएगा। So here we consider just charge particles। ठीक है, कूलम्स लॉ में वी आर गोइंग टू कंसिडर जस्ट चार्ज पार्टिकल। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना पूरा सॉर्टेड है। तो चार्ज पार्टिकल का सबसे पहला कॉशनरी पॉइंट क्या है कि बेटा बाकी चीजें तो आप पढ़ लोगे, लेकिन दिमाग में एक बात रख लेना कि कूलम्स लॉ जो है वो चार्ज पार्टिकल्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट, पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना ही ना भूल जाना। ठीक है, ये कूलम्स लॉ का कॉशनरी पॉइंट। आ गया बात समझ? चलो आगे बढ़ेंगे कहानी में। चलिए बेटा अब आ जाओ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलना चाहता है? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ये जो वर्ड है ना ये अब आते ही रहेगा, बार बार आते रहेगा, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? छोटी बॉडीज, छोटी बॉडी जिसके पास कोई चार्ज होगा। ठीक है, एक और चीज मैंने कहा था बेटा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मास है लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मास एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं है, भैया न्यूट्रल बॉडीज है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि बॉडी के पास चार्ज तो है लेकिन मास ही नहीं है। अगर बॉडी के पास सबसे लोएस्ट टू लोएस्ट अगर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, और अगर उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास होता है ना, 9.1 10 to the power -31 kg।
इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है और चार्ज नहीं है तो ये फिर भी लाजमी सी बात है न्यूट्रल बॉडीज होती हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है, किसी बॉडी के पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है, तो ऐसा तो होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चार्ज अगर है तो मास तो होगा ही होगा, ठीक है। अब कूलम्स लॉ का बेसिकली यूज क्या होता है, तो कूलम्स लॉ को आप बेसिकली यूज करते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सुनते हुए चलना बहुत इत्मीनान से, ठीक है। कूलम्स लॉ का पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा, कूलम्स लॉ का पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा, बस सुनते हुए चलना। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग सब जानते हैं एक बॉडी पॉजिटिव, दूसरी बॉडी भी अगर पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्शन काम करेगा, ठीक है। अब ये रिपल्शन क्या होता है बेटा, ये रिपल्शन एक फोर्स होता है, ठीक है। अब इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करने वाला है कि इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कितना वीक होगा, ठीक है। अगर ये वाली बॉडी पॉजिटिव है और ये वाली बॉडी अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो हो रहा है, दिस अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, ठीक है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा या कितना वीक फोर्स होगा, ये ऑब्वियसली इस बात पर डिपेंड करने वाला है कि दोनों बॉडीज के पास चार्जेस कितने हैं, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। और इस बात पर भी डिपेंड करने वाला है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है। तो कूलम्स लॉ आपकी दरअसल सहायता करता है फोर्स की वैल्यू निकालने में, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ के रखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन अब हम ये निकालने वाले हैं कि इफ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स विथ व्हिच दैट पर्टिकुलर रिपल्शन विल बी ऑक्यूपाइड, ठीक है। अगर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर तो यहाँ पे वो जो अट्रैक्शन होगा वो कितने अमाउंट का फोर्स होगा, वो अमाउंट ऑफ फोर्स अपन निकालने वाले हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट जरा देखते हुए चलना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स law, the force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of charges and is inversely proportional to the square of distance between them. It's as simple as that. अब ये पूरी कहानी जो है ना वो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे सुपर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। मान लो एक बॉडी ये रही, इस बॉडी के पास चार्ज Q1 मान लेंगे, ठीक है। और एक बॉडी मान लो ये रही, ठीक है। दोनों बॉडी सिमिलर साइज की हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो अब क्या करा अपन ने कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज जस्ट R, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस उसको मैं R बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्या करा मैंने कि जो पहली वाली बॉडी है इसके पास चार्ज कितना है Q1, दूसरी वाली बॉडी के पास चार्ज कितना है, लेट मी कॉल दिस चार्ज एज Q2, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, वो तो मैं श्योर नहीं हूं ना अब इस बात को लेकर के, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना कि आप श्योर नहीं हो पाओ कि उनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा या रिपल्शन काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों होते पॉजिटिव रिपल्शन काम करता, अगर ये प्लस ये माइनस होता तो अट्रैक्शन काम करता, या अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो भी अट्रैक्शन काम करता। बट आई एम नॉट श्योर अभी कि यार अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। तो जब श्योर नहीं होते हैं तो फिर आप एक टर्म यूज करते हैं इंटरैक्शन, ठीक है। इंटरैक्शन का मतलब क्या कि इट कुड बी अट्रैक्शन आल्सो, इट कुड बी रिपल्शन आल्सो, डिपेंडिंग ऑन द साइन कन्वेंशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहां पे देखो फोर्स तो काम करने वाला है, दैट कुड बी रिपल्सिव आल्सो, दैट कुड बी अट्रैक्टिव आल्सो। अब लेकिन ये जो फोर्स काम करेगा ना वो फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, जरा गौर करिए। कूलम्स लॉ के अनुसार ये जो फोर्स काम करेगा this is basically proportional to the product of modulus of charges, मतलब Q1 का मॉड्यूलस और Q2 के मॉड्यूलस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये हो गई, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। मतलब क्या कि अगर चार्जेस बड़े बड़े चार्जेस है, इफ द चार्जेस आर हेवी चार्जेस तो फोर्स बहुत ज्यादा काम करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर चार्जेस छोटे छोटे चार्जेस है, मतलब कम वैल्यू के अगर चार्जेस है तो वो जो फोर्स है ना वो कम वैल्यू वाला फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन कन्वेंशंस, ठीक है। और दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात तो और भी कॉमन सेंस वाली बात है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। खुद सोच के देखो यार, अगर चार्जेस के बीच की दूरियां ज्यादा हैं, ठीक है, सुनते हुए चलना, अगर चार्जेस के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। लेकिन अगर चार्जेस के बीच की दूरियां कम है, क्या बोला मैंने, अगर चार्जेस के बीच की दूरियां कम है तो यहाँ पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैंने क्या सिखा दिया बेटा आप लोग को अब तक, कि यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है ना, बस इतने पे ही कूलम्स लॉ अब खत्म होने पे आ गया। तो अपने पास जो कूलम्स लॉ है ना, बेसिकली वो क्या बताता है कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन तो होगा, ये आपने पढ़ के रखा है, लेकिन कितने वैल्यू का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, कितने वैल्यू का रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, वो वैल्यू कैसे निकालोगे, कूलम के लॉ को यूज करके, ठीक है। तो ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 का मॉड्यूलस बेसिकली, ठीक है, मतलब वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द वैल्यू, नॉट विद द साइन कन्वेंशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लब कर दूंगा ना बेटा, जैसे मैंने इसको पूरा क्लब कर दिया तो मेरे पास आने वाला है कि F इज प्रोपोर्शनल टू हो चुका था Q1 का मॉड्यूलस, Q2 का मॉड्यूलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो चुका था, R का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करो, F इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे आप यहां तक पहुंच जाओगे ना तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट मॉड्यूलस सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी यहां पे इक्वल टू आ गया तो यहां पे आ जाएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेट मी कॉल दिस स्मॉल के, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं इसमें, इसको स्मॉल के बोल दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल लो या फिर कूलम्स कांस्टेंट बोल लो, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे अभी बस मैं इसको सिर्फ लिख देता हूं कि हियर के, छोटा वाला के था बेटा ये, ठीक है, बिकॉज बड़ा वाला के कुछ और होने वाला है। कैपिटल के इज नाउ, मतलब कैपिटल के को बोलेंगे अपन अब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे एक सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, एकदम आप लोग ना घुसे रहिएगा, पूरा चेक करते रहिएगा, अपडेटेड प्लेलिस्ट, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसके बाद के लेक्चर्स में, ठीक है। तो कैपिटल के इज बेसिकली रिजर्व्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर छोटा वाला के है ना तो ये है इसका, ये छोटा वाला के कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो या फिर K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस पर तो कहानी अभी और डेवलप होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट पे तो कहानी अभी और डेवलप होगी। पहले बस जरा इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? तो भैया दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आइदर चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। और जब इसको अपन ने क्लब कर दिया, तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया। अब पता है क्या होता है, अगर कोई फोर्स ना आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपन कहते हैं कि दिस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, दिस बेसिकली ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस बेसिकली ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस बेसिकली ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। ये परसेप्शन पूरा सेट हो चुका है आप लोग का। वही यहां पे लिखा हुआ था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आइदर चार्जेस, बोथ द चार्जेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पे के लग जाएगा, छोटा वाला के यूज करना बिकॉज कैपिटल के इज रिजर्व्ड फॉर समथिंग कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ओके, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड इन वैक्यूम, ठीक है। ये जो वैक्यूम का शब्द यहां पे लिखा है ना बेटा, चार्जेस कैसे मीडियम में रखे हैं ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कब? जब आप के पढ़ोगे तो, ठीक है। के का मतलब क्या होता है, ये वाला के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे दो चार्जेस थे Q1 Q2, उनको सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, और कैसे मीडियम में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। तब जो फोर्सेस काम करेंगे इसके ऊपर प्रोपोर्शनल टू क्या हो चुका है, Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात पूरी बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार, ठीक है।
अब जरा चाहो तो ये भी देख लो, यहाँ पे सेम चीज था, बट अगर ये पॉजिटिव चार्जेस होते दोनों तो यहाँ पे रिपल्शन होता, अगर दोनों होते नेगेटिव चार्जेस तो यहाँ पर भी रिपल्शन होता। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर काम करता अट्रैक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में और डेप्थ में आगे चलने वाले हैं, के पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। ओके, कूलम्स लॉ में यहां पे सबसे मजेदार चीज आ गई बेटा, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि इस पर ना क्वेश्चंस इतने देखने को मिलेंगे भाई तुम्हें कंपटीशन में, स्कूल लेवल एग्जाम्स में, इस वाले के साथ बहुत खिलवाड़ होता है, ठीक है। तो अब जरा गौर करिएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के पहली बात किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, किस पर्टिकुलर मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊंगा बेटा, यहां पे ना ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, ये वाला फॉर्मूला आपको किसी की याद दिला रहा होगा। किसकी याद? रुक जाओ, वापस आ जाओ, ये तुम्हें याद दिला रहा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी मैं तुमसे बात कर रहा था, ठीक है। यहां पे देखो ना यार, जो अपने पास चार्जेस थे, जो अपने देखा था, अपने पास चार्जेस थे Q1 Q2, ऐसा एक फंडा आया था ना ग्रेविटेशन में, जहां पे दो मासेस हुआ करते थे, ठीक है, M1 M2, और सेपरेशन डिस्टेंस वहां पर भी R के बराबर था। तो बताओ वहां पे फॉर्मूला कैसा आया था? वहां पर फॉर्मूला ऐसा आया था, F = G that was proportional to the product of masses inversely proportional to R square। इट्स एज सिंपल एज दैट। सबसे मजेदार चीज क्या होती है यहाँ पे कि जो जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन ये जो कैपिटल जी है ना, ये आपको कहीं से कहीं तक इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं देता है कि मासेस कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, मासेस कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, इसकी जानकारी आपको यहां से नहीं मिलती। लेकिन इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, इसमें इतनी खास बात होती है ना कि इससे आपको ना एक हल्की सी जानकारी मिल जाती है कि चार्जेस कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे होता है वो सब। तो अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, The value of electrostatic force constant K depends on the nature of the material medium separating the charges and on the system of unit। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, काइंडली नोट दिस, ठीक है। किन दो चीजों पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, और सिस्टम ऑफ द यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने सीजीएस में मेजर करा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगर आपने एसआई सिस्टम में मेजर करा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ठीक है। व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, जब चार्जेस फ्री स्पेस या एयर बोल ले या वैक्यूम बोल ले या फ्री स्पेस बोल ले, ठीक है। तो व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, हालांकि मुझे पता है कि एयर और वैक्यूम में अंतर तो है भाई, ठीक है। एयर का मतलब कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल गैसेस, लेकिन अगर वैक्यूम है मतलब पूरा सन्नाटा, एक ऐसा स्पेस जहां से गैसेस को भी बाहर निकाल लिया गया है, हवा ही नहीं बची है, तो वहां पे क्या बचा है? सन्नाटा बचा है, दैट इज बेसिकली वैक्यूम, ठीक है। तो लेकिन यहां पे अप्रोक्सीमेटली क्या बोला हुआ है कि अगर हम ऐसा मान ले, फ्री स्पेस एयर वैक्यूम एक ही बात, ठीक है, ऐसा मान ले, तो अगर चार्जेस को प्लेस करके रखा है फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम में, तो सीजीएस सिस्टम में अगर मेजर करोगे ना, तो जो छोटा वाला के था ना, ये वाला के कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। लेकिन अगर आप एसआई सिस्टम में मेजर करोगे तो इस के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ के बराबर, ठीक है। किसके बराबर? 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट जो होगी ना वो एग्जैक्टली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे डेवलप हो गई थी, अब जरा गौर करते हुए चलो। देखो F = क्या था? के Q1 Q2 अपॉन क्या था बेटा? R का स्क्वायर। अगर आप यहां से K निकालोगे, अगर मैं सिर्फ वैल्यू की, अगर मैं सिर्फ यहां पे बात करूं यूनिट की, तो K क्या हो जाएगा? F × R का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? Q1 × Q2। इत्मीनान से लेते हुए चलो बेहतरीन तरह से। भाई F का मतलब क्या है? फोर्स है, ठीक है। तो मैं यूनिट लेके आ रहा हूं उसकी, अब यूनिट ऑफ K। F का मतलब क्या है? फोर्स मतलब न्यूटन। R का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो K की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और SI सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ के बराबर, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना K का एक्सप्रेशन, भाई मैं K की ना दो सवाल पूछूंगा, एक पूछूंगा एक्सप्रेशन, एक पूछूंगा वैल्यू, ठीक है। एक पूछूंगा एक्सप्रेशन और एक पूछूंगा वैल्यू। जब मैं आपसे K का एक्सप्रेशन पूछूं तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। 1/4π तक तुम नहीं अटकने वाले। सर इसको क्या बोलते हैं? E0 बोलेंगे क्या? E0 नहीं बोलते, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे इसको? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर के, और जब मैं वैल्यू पूछूंगा तो वैल्यू क्या होती है 9 10 टू द पावर 9, हालांकि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर के, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। अब मसला क्या है कि सर व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखो भाई, तुमने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था ना, अब मैं इसके आगे ही कहानी को आगे लेके जाता हूं। अब मैं के की आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। किसकी बात करने वाला हूं बेटा, के की आपसे बात करने वाला हूं। तो जो के लिखा था ना, दिस के इज बेसिकली, अगर मैं एक्सप्रेशन वाइज जाऊंगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, हाँ भैया कुछ कुछ शब्द यहां पे सीखने पड़ेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, देख रहे हो क्लासी टर्म, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जी हाँ सर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, एक बात और सुनते हुए चलना, ठीक है। हर स्पेस जो है ना, हर मीडियम जो होता है ना, वो अपने अपने अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फ्लो करने देता है, या कम फ्लो करने देता है, या फिर ज्यादा फ्लो करने देता है, ठीक है। तो अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, तो फ्री स्पेस की भी कुछ कैपेसिटी होगी कि वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कितना अकंपनी कर सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितने आसानी से मूव करने देगा। तो जितना भी परमिट करेगा फ्री स्पेस जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मूव करने के लिए जितना भी परमिट करेगा, उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और मैं एक बात ना आपको क्लियर कर दूं, जो ये नॉट का सिंबल लगता है ना, ठीक है, एप्सिलॉन के नीचे जो ये नॉट का सिंबल लगता है ना, दिस बेसिकली सिग्निफाइज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, दिस सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, दिस बेसिकली सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। मेरे ख्याल में आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, पक्का पूरा क्लियर है फंडा। तो अगर एप्सिलॉन नॉट लगा है, जो नॉट का सिंबल लगा है, इसका मतलब क्या, दिस सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। इसका मतलब चार्जेस रखे हैं वैक्यूम के अंदर। मैंने वही कहा था, कैपिटल जी को देख करके नहीं आता समझ में कि मासेस जो थे वो कहां पे रखे हुए थे, उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इतना वेल इक्विप्ड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट में जो कांस्टेंट है वो इतना वेल इक्विप्ड तो है कि वो एटलीस्ट आपको जानकारी दे दे कि भैया चार्जेस कैसे मीडियम में रखे, ठीक है। अगर एप्सिलॉन के नीचे नॉड नहीं लगा है ना, इसका मतलब चार्जेस किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, लेकिन फ्री स्पेस एरिया वैक्यूम में तो नहीं है, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पर्टिकुलर मीडियम कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने आराम से मूव कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो कितना परमिट करेगा, उसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी ना, तो बता रहा हूं उसकी वैल्यू के बारे में। तो इतना पूरा क्लियर हो गया। नाउ एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 8.85। उसके बाद जिस क्लास में तुम हो 10 की पावर पे वो आ जाएगा, ठीक है। 8.85 10 टू द पावर -12। तो देयरफॉर अब जब मैं के की बात करूंगा, के मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनते हुए चलना, 4 पाई का मतलब क्या होता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की जो बेटा वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी 8.85 10 की पावर जिस क्लास में तुम हो, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू गेट इज 9 × 10 टू द पावर 9। Approximately what you get is 9 × 10 to the power 9. It's as simple as that. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अब के पढ़ना दो तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, उसका जो एक्सप्रेशन था उस पे ध्यान दो, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई हर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लो करने के लिए कुछ इजाजत जल्दी देते हैं, ज्यादा देते हैं, कुछ इजाजत कम देते हैं, ठीक है। कम अकंपनी करेंगे, कम अलाउ करेंगे। तो कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए, कौन, वैक्यूम। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। नॉट लगा दिया, नॉट का सिंबल अगर आ गया, इसका मतलब नॉट बेसिकली सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, ठीक है। किसके अराउंड भाई, चार्जेस के अराउंड, या फिर चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं बेटा, वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो चुकी है, लिख दी मैंने, इसको पूरा सॉल्व करा, ये आ गया अपने पास 9 × 10 टू द पावर 9। Therefore,
जो बात तुम्हें दिमाग में बिठानी है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0, और जब इसको पूरा फर्दर सॉल्व करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ लेकिन 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 अगर ऐसा हुआ कि चार्जेस ना किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, क्या बोला मैंने, अगर ऐसा हो गया कि चार्जेस किसी और मीडियम में रखे हैं, एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में नहीं रखे हुए हैं, तो फिर मैं एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मुझे यूज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी परमिटिविटी है। भाई हर मीडियम की परमिटिविटी सेम थोड़ी होगी, आया समझ के नहीं आया। ये परमिटिविटी की तो वैल्यू किसके लिए है बेटा, वैक्यूम के लिए है। लेकिन अब अगर दूसरा मीडियम आएगा, सुनते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दूसरा मीडियम आएगा तो मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज कर पाऊंगा, तब मुझे एप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा, मतलब किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी। अब दूसरा मीडियम कितना परमिट कर रहा है, कुछ और वैल्यू होगी। जब कुछ और वैल्यू भर दूंगा ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर ये थोड़ी आएगा। आया समझ? तो दिस इज वैलिड ओनली कब, जब स्पेस कैसा है, फ्री स्पेस है या वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, तो ओनली फॉर वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, ओनली फॉर वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ में? तो अपन ने कूलम्स लॉ का जो पूरा फॉर्मूला है वो खोल के पढ़ लिया है। F = K Q1 Q2/r², होता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था आपके लिए बहुत शानदार तरह से। F = क्या होता है, K Q1 Q2/r², जहाँ पे K को आप क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद K का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/4πε0। सो मैं लिख दूं क्या कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर K, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर K। ठीक है, 1/4πε0, जहां पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पे नॉट का जो पर्टिकुलर सिंबल है, दिस सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या फिर सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जिस मीडियम में चार्जेस को रखा गया है। ठीक है, कूलम्स लॉ आपकी हेल्प करता है फोर्स को निकालने के लिए। ठीक है, दो चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन, कितना रिपल्शन, वो निकाल लोगे कूलम्स लॉ की सहायता से। ठीक है, अब जरा गौर करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करें, सही जा रहे हैं ना अपन। वो भी कैसे निकाला मैंने भाई, ये जो फॉर्मूला था ना, F = K को मैंने खोल दिया 1/4πε0, फिर Q1 Q2/r², तो वहां से निकाला एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा 4πf × r²। तो कूलम स्क्वायर, F मतलब नीचे था तो पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करें, ओके जब K की वैल्यू अपन ने जब अपन ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पे पुट करी तो K हो गया 1/4πε0, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁹। तो ये रहेगा अपने पास K की वैल्यू, ये इसको यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। ऊपर वाला था एक्सप्रेशन ऑफ K, दिस इज द वैल्यू ऑफ K, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 9 × 10⁹। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुका होगा। 3 2 1 वेरी गुड, डन, हो गया पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। एप्सिलॉन नॉट भी सीख लिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी सीख लिया, और उसके बाद K भी अपन ने पूरा देख लिया था, और कूलम्स लॉ का पूरा फॉर्मूला भी अपन लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलो दिस इज ऑल क्लियर, ऑल डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हियर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और नाउ द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। भाई मैंने कहा था पहले से ही कि जब श्योर नहीं होते ना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, देन वी यूज द टर्म इंटरैक्शन। ठीक है, मान लिया अगर दो चार्जेस हैं, अट्रैक्टिव कब होंगे, जब दे आर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो वहां पे होगा रिपल्शन। तो जब श्योर नहीं हो कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, तो कन्वीनियंटली इंटरैक्शन का टर्म यूज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, F = फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन r², उसमें जो K था ना, खोल दिया उसको 1/4πε0 में। अगर तू श्योर ही, एकदम डैम श्योर ही है कि भाई ये तो वैक्यूम में खेला जा रहा है, तो 1/4πε0 की वैल्यू भी हमको पता है। अगर हम एकदम श्योर है तो हमको 1/4πε0 की वैल्यू भी पता है, क्या आने वाली है, 9 × 10⁹। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का पूरा फंडा सुपर क्लियर है। तो ये वाली चीज आप लोगों ने समझ ली क्या? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में यहां से आगे बढ़ने वाले हैं।
चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो देख लिया होगा बेटा, यही है अपने पास कूलम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल एक्सप्रेशन के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आ गया मौका यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालने का। सिंपल सा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। एवरीबॉडी नोज दिस। F इज इक्वल्स टू, अब सबको पता होगा F इज इक्वल्स टू K, लेकिन K क्या लिखेंगे अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1, उसके बाद Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा R का स्क्वायर। ठीक है, आपको फोकस करना है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, इसको वहां पे उचका दो। तो Q1 4 पाई F इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। चार्ज इंटू चार्ज मतलब कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यूनिट लेस कांस्टेंट, छोड़ दो उसको। न्यूटन नीचे, ऊपर उचका लो पर न्यूटन, और R का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, नीचे ऊपर उचका लो पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहाँ लिखा है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वैल्यू क्या होती है 8.85 10 टू द पावर -12। ऑब्वियसली सेम यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, जरा देख लो बेटा, सिंपल सी बात है, कोई टफ चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या आ गया था अपने पास K मतलब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या आ गया था Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला ना कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, कंपटीशन में ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा चुका है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई F इंटू R का स्क्वायर। एब्सोल्युटली 4 पाई इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो चार्ज का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला 80 होता है। तो 80 इंटू 80 करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, 80 इंटू 80 करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करें, 4 पाई को छोड़ दो, f क्या होता है? f होता है mlt-2। F क्या होता है बेटा? F होता है mlt-2। उसके बाद R का स्क्वायर करना है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? फिर वो लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, जब R का स्क्वायर करेंगे, लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो L इंटू L का स्क्वायर करने पे L का क्यूब हो जाता है। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना अपन तो एप्सिलॉन नॉट का भाई डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डब्बे में लिखना एकदम शुरू कर दो। ठीक है, m को ऊपर लेके आ जाओ, m की पावर -1, L की पावर -3, t की पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर चल रहा था। ठीक है भाई, इस वाले फॉर्मूले को ना एकदम दिल में बसा के रखना, बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट का बहुत बार जिक्र किया जाता है। जब क्वेश्चंस आते हैं ना भैया डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड, तो एप्सिलॉन नॉट कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम याद ही कर लो, m-1 l-3 t4a2, m-1 l-3 t4a2। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। ठीक है, जल्दी से जल्दी फुर्ती में आकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट भी हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, वैल्यू तो हम जानते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, क्लियर करें इसको। How is the force between two charges affected when each charge is doubled and the distance between them is also doubled? ठीक है, अगर चार्जेस को डबल कर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड, तो क्या फोर्स, क्या फर्क पड़ेगा फोर्स के ऊपर? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स? ठीक है, मैं आपको ना एक बार सिंपल सा इसका फंडा सिखाता हूँ। ठीक है, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से। एक चार्ज मान लो ये है, एक चार्ज मान लो ये है। ठीक है, अपने पास दो चार्जेस हैं, अपने पास दो चार्जेस हैं। ये पहले वाले केस की आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या करा कि इन दोनों की दूरियां ना उसको अपन डबल कर दिया। इन दोनों की जो दूरियां हैं इसको डबल कर दिया है। ये रहा पहला वाला चार्ज और ये रहा, डबल कर दिया मतलब यहाँ रख दूंगा इसको, ये रहा दूसरा वाला चार्ज। चलेगा आप लोग को? तो पहले क्या था, पहले क्या था, इसके पास चार्ज था Q1, इसके पास चार्ज था Q2 और इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो अपन मान लेते हैं, इसका सेपरेशन डिस्टेंस था R के बराबर। ठीक है, अब लेकिन सेकेंड टाइम में क्या कर दिया बेटा, इसका जो चार्ज था ना वो पहले वाले का डबल कर दिया है, ट्वाइस ऑफ Q1 कर दिया। इसके चार्ज को पहले वाले का डबल कर दिया है, ट्वाइस ऑफ Q2 कर दिया, और तो और इसका सेपरेशन डिस्टेंस भी डबल कर दिया। भाई परसेप्शन सेट होगा तुम्हारा इससे, और क्या। ठीक है, डायग्राम बनाते हुए चलो, परसेप्शन सेट होता है। तो यहाँ पे आप जो डिस्टेंस है ना वो हो चुका, अच्छा पहले R था ना, अब हो चुका है 2R के बराबर। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स? ठीक है, तो पहले वाले केस के फोर्स को F1 बोल दूंगा, दूसरे वाले केस के फोर्स को F2 बोल दूंगा। ठीक, जब मैं F1 निकालूंगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के
देखो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्युटली, बिकॉज वैक्यूम में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो छोटा वाला के, उसके बाद Q1 Q2 और नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर F1, एक्सप्रेशन फॉर F1, ठीक है। अब जरा F2 पे आ जाओ, तो के Q1 कितना है इस बार, ट्वाइस ऑफ Q1, Q2 कितना है इस बार, ट्वाइस ऑफ Q2, और सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, मतलब 2R का स्क्वायर करेंगे। जब 2R का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 4R का स्क्वायर, ठीक है। 2R का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 4R का स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, 2 2 4 हो चुका है, निपट गया। तो यहां से क्या हो जाएगा K, फिर क्या हो जाएगा Q1, फिर क्या हो जाएगा Q2, नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। एकदम सेम आ रहा है, डिक्टो आ रहा है, क्योंकि भैया अगर आपने चार्जेस को डबल कर दिया तो आपने डिस्टेंस को भी तो डबल कर दिया था। तो जो इफेक्ट न्यूमरेटर पे पड़ा वही इफेक्ट मतलब 4 गुना डिनोमिनेटर भी हो गया, जिस कारण से कट पिट के वापस से फॉर्मूला सेम आ गया है, मतलब वापस से एक्सप्रेशन जो है वो सेम आ गया, फोर्स भी सेम आ गया। तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F2 आ गया। तो सवाल में क्या पूछा हुआ था कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स, तो आप लिख दीजिएगा कि द फोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा, द फोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, द फोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। It's as simple as that. The force remains unaffected. It's as simple as that. ठीक है। अगर आप लोगों ने सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो जल्दी आप सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले तो 3 2 1 रेडी गो एंड डन, और उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास पूरा इसका डिटेल सोल्यूशन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ओके ओके ओके, आ गया समझ, पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी बात जो है ना वो बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी कूलम्स लॉ की, ठीक है। सब बता दिया, बेसिक फॉर्मूला बता दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को भी खोल के बता दिया, एक्सप्रेशन अलग, वैल्यू अलग, डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए। तो बस कूलम्स लॉ जाने भाई, कूलम्स लॉ जाने आगे आने वाले हर टॉपिक की। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कूलम्स लॉ को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। छोटा लेक्चर था, आराम से हर बात समझाने का प्रयास किया गया। मेरे ख्याल में आप तक हर बात बेहतरीन तरह से पहुंच भी गई होगी। नोट्स बना लिए, नोट्स बना लिए तो रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। रिवीजन में बिल्कुल भी काम अपना खराब मत करना, रिवाइज कर लेना, और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर जो है ना वहां पे फ्लो तुम्हारा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। दैट्स फॉर श्योर, गारंटीड थिंग है, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं करा होगा अब तक तो, ठीक है। तो चलिए क्लास कर रहे हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।